बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम ने दी जानकारी। देश में 62 दिन बाद आए 1 लाख से कम केस। बीते दिन कोरोना के 87,295 नए मामले, 2,115 मरीजों की मौत, 1,85,747 मरीज रिकवर। उत्तराखंड में कोरोना के 395 नए मामले। बीते दिन कोरोना से 21 मरीजों की मौत, 2,335 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। कोविड कर्फ्यू के एसओपी में हुआ बदलाव। अब दुकानें भी सप्ताह में 2 दिन खोलेंगे। व्यापारियों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने लिया फैसला। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्र में हो सकती है बारिश। 11 जून से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना। प्रदेश में 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सीएम तीरथ ने पीएम से मुलाकात की और कई मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच में बातचीत हुई है। उत्तराखंड के विकास को लेकर के ये जानकारी भी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि सीएम तीरथ से मिलने पहुंचे थे और सीएम तीरथ सिंह रावत पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिसमें उत्तराखंड के विकास को लेकर के जानकारी दी गई और साथ ही कई बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी सीएम ने जानकारी दी है। तो सीएम तीरथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सीएम तीरथ सिंह रावत पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। उत्तराखंड के विकास को लेकर के तमाम जानकारियां दी गई और साथ ही साथ कई ऐसी परियोजनाएं जिनको लेकर के चर्चा भी की गई है। तो किस तरीके से तैयारियां की जा रही है उसको लेकर के जानकारी सीएम की तरफ से दी गई है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी से मुलाकात की और वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू की एसओपी में संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक कोविड कर्फ्यू के दौरान सप्ताह में 2 दिन बर्तन, हौजरी और इलेक्ट्रॉनिक समेत कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी और सरकार को ये संशोधन व्यापारियों के दबाव में करना पड़ा है। देहरादून में कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी जारी की गई है। प्रदेश उद्योग व्यापार समिति का कहना था कि संक्रमण की दर कम हो जाने के बाद अब दुकानों को खोलने की अनुमति होनी चाहिए। वहीं उनियाल के आश्वासन के बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम को एसओपी में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए। संशोधित आदेश के अनुसार आज और 11 जून यानी कि शुक्रवार को बर्तन और हजौरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और साथ ही सॉफ्टवेयर और वेब डिजाइनिंग, साथ ही हार्डवेयर, पेंट्स और सैनिटरी स्टोन यानी कि जो मार्बल चिप्स होते हैं और साथ ही कारपेंटर, फर्नीचर और टिम्बर मर्चेंट्स की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर से 1 बजे तक के लिए खोली जाएंगी। देहरादून में कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी को जारी कर दिया गया है और इसमें कई ऐसे बदलाव भी किए गए हैं। तो बाजारों में दुकानों के खोलने को लेकर के परिवर्तन किया गया है और अब सप्ताह में 2 दिन दुकानें खुल सकेंगी और अब 8 जून से लेकर के 11 जून को दुकानें खुलेंगी और साथ ही व्यापारियों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने फैसला लिया। वहीं उत्तराखंड में बीते दिन कोरोना के 395 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 21 संक्रमित मरीजों की मौत बताई गई। वहीं सोमवार को 2,335 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। 24 घंटे के भीतर अल्मोड़ा में 64, बागेश्वर में 2, चमोली में 22, चंपावत में 11, देहरादून में 94, हरिद्वार में 62, नैनीताल में 35, पौड़ी गढ़वाल में 18,
पिथौरागढ़ में 12 और रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 23, उधम सिंह नगर में 39 और उत्तरकाशी में 10 मामले अब तक कुल सामने आ चुके हैं। देहरादून में 14 और वहीं हरिद्वार में 1, नैनीताल में 2, पौड़ी में 1 और उधम सिंह नगर में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत की पुष्टि भी की गई है। प्रदेश में अब तक 3,34,419 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,07,574 मरीज ठीक हो चुके हैं। 6,731 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड में बीते दिन में 395 नए केस की पुष्टि की गई है। और अभी भी राज्य में 14,155 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो ये कुल आंकड़ा जो आपको रूबरू करवा रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई 395 नए केसेस 24 घंटे में अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये बीते 24 घंटे के कोरोना अपडेट्स आपको दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान देते हुए कहा है कि फिलहाल बोर्ड को वापस लिए जाने का कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि लोगों में गलतफहमी है कि सरकार ने 51 मंदिर अपने अधीन कर लिया है, लेकिन सिर्फ 4 ही मंदिर महत्वपूर्ण है, बाकी इनके अधीन छोटे छोटे मंदिर आते हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि लोग ये ना समझे कि सरकार ने बहुत सारे मंदिरों को अपने अधीन ले लिया है। तो उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र प्रदेश के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है और मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि आज 7 जून को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। 11 जून से प्रदेश में बारिश कुछ जगहों में रहेगी। इसके साथ ही 12 जून को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है प्रदेश भर में। तो मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में तापमान में 3 डिग्री तापमान और बढ़ सकता है। वहीं देहरादून में जिस तरीके से मौसम विभाग ने की तरफ से अब यह अलर्ट जारी किया गया है और 11 जून से लेकर के कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र बताए जा रहे हैं उत्तराखंड में जहां पर की बरसात हो सकती है। साथ ही 3 डिग्री तक के लिए भी कहा जा रहा है कि तापमान भी बढ़ोतरी हो सकती है। आज 7 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा और 11 तारीख से जो है उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। 11 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों जबकि 12 तारीख में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में अभी अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे हैं, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहे हैं। आगे आने वाले 3-4 दिनों में उत्तराखंड में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की। और वहीं सूबे के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा में आपदा प्रबंधन विभाग की अहम बैठक ली, जिसमें आपदा के लिहाज से संवेदनशील गांवों के विस्थापन को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। आपदा प्रबंधन विभाग के इस अहम बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ विधायक भी मौजूद रहे। विभागीय मंत्री ने कहा कि अब सरकार के द्वारा 22 ऐसे गाँव का विस्थापन किया जा चुका है जो खतरे की जद में थे और उनका विस्थापन जरूरी था। ये आज कम से कम इस बैठक के बाद हमको ये पता चला कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी कोई चीज़ है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि 13 की आपदा के बाद और मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाद, ये बड़ी निराशाजनक बात है कि सिर्फ मेरे जो रुद्रप्रयाग ज़िले का एक ही गांव पुनर्वासित करने के लिए रखा गया है। और जो भी अभी तक की जो सूची उपलब्ध कराई गई वो सब 15 से पहले की सूचियाँ हैं, जबकि हर साल हमारे जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग ज़िले 4 ज़िले ऐसे हैं कि हर साल नई आपदा आती है। तो वो नई आपदाओं की कोई सूची नहीं थी, नए जो पुनर्वासित लोग होने थे कोई सूची नहीं थी। देखिए, मैं आपदा प्रबंधन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पहल करी कि विपक्ष के विधायकों को बुलाकर उनके क्षेत्र की समस्या जानने की। लेकिन मेरा सीधे सीधे ये भी कहना है जो इससे पहले आपदा प्रबंधन जिसके पास भी रहा
उनके द्वारा पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया। आज भी मैं देख रहा हूँ 2017 के आपदा प्रभावित गाँव का लिस्ट आपदा प्रबंधन के पास नहीं पहुँचा है। मंत्री जी के द्वारा जिलाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि 22 गांव का लिस्ट भेज दिया गया, 8 गांव की लिस्ट अभी भी बची है। तो आप लोग लगा सकते हैं कि 2017 की आपदा और 2020 तक के आपदा, ये जो 4 साल पीछे के, अभी तक शासन में उसके जो है फाइल नहीं पहुंचना कितनी बड़ी गंभीरता है, और आपदा प्रबंधन में उस आपदा प्रभावित के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ है, इसको आप जान सकते हैं। तो भाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बनने वाले लिंक मार्गों का शिलान्यास किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम का किसानों ने काले झंडे दिखाकर के विरोध जताया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद दिखाई दिए। बता दें कि भाजपुर के विधायक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भाजपुर के ग्राम बरिया दौलत में पहुंचे और जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करोड़ों रुपए की लागत से बने वाले लिंक मार्गों का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपुर में विकास कार्यों की गति को धीमी नहीं होने दिया जाएगा। लिंक रोड्स हैं, गांव की लिंक रोड्स हैं, संपर्क मार्ग हैं, उनके निर्माण के लिए 3 करोड़ 33 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है और आज मार्गों का शिलान्यास भी हुआ है। हमारी कोशिश है कि गांव को शहरों से जोड़ा जाए। उस दिशा में हमने लगातार कोशिशें भी की है और काफ़ी हद तक सड़कें बनी हुई हैं, और मेरा विश्वास है कि इन रोडों के बनने से हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको आवागमन में, आवाजाही में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और हमारी सरकार का प्रयास है कि गाँव को शहरों से जोड़ा जाए। इसी दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम ने आज उठाया है। हम अपनी मांगों को लेकर अटल अड़े हैं। जो आंदोलन दिल्ली में पूरे 6 महीने से ज़्यादा इस आंदोलन को हो गया है, जो चल रहा है, लगातार निरंतर जारी है। किसानों के अधिकारों के लिए 3 काले कानूनों के विरोध में जो हमारा विरोध है वो जारी है। MSP एक्ट के लिए हमारा विरोध जारी है, मगर ये सरकार किसी तरीके से किसी बात पे नहीं आ रही है। हमारे कितने किसान शहीद हो गए, ना उनको इनकी इसी शहादत पे दुख है। हम इस सरकार का जब तक विरोध करेंगे तब तक ये कि किसी कृषि कानून को वापस नहीं लेती, MSP पे एक्ट नहीं बनाती, तब तक इस सरकार का विरोध जारी रहेगा। और उस सरकार के हर एक नुमाइंदे का विरोध होगा जो किसी भी गांव में, क्षेत्र में जाएगा, उसका हम विरोध करेंगे। और जब तक ये हमारी जनता की बात नहीं सुनेगी, ये सरकार का विरोध होता रहेगा। मसूरी में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। मसूरी में आधार कार्ड के आधार पर फ्री वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। पूर्व में 18 से 44 साल के लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन के साथ स्लॉट बुक कराने की अनिवार्य थी, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वह मसूरी के आसपास ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के कनेक्टिविटी और एंड्रॉयड फोन लोगों के पास न होने की वजह से वो वैक्सीन का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। ऐसे में मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश, दूसरी ओर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के अध्यक्ष प्रयासों के बाद मसूरी में स्लॉट बुक करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब लोगों को आधार के कार्ड पर आधार पर ही अब फ्री वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। लोगों ने इस बात की सूचना दी, उनके द्वारा जो है DM साहब को से कहा गया कि आप यहाँ पर जो ऑफलाइन व्यवस्था करें। आज से यहाँ पर ऑफलाइन वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो गई है और पहला दिन था, इसलिए उनको कल जो नगर पालिका कर्मचारी जिनको जो है कहा गया था कि गोले बनाने के, उन्होंने गोले जो है उनको कहा गया था कि 100 गोले बनाना, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 100 से अधिक गोले बना के, इसमें थोड़ा सा लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन अभी हम यहाँ पर पेंट मंगा के और खाली 100 गोले यहाँ पर बनवाएंगे, जिनमें नंबरिंग भी की जाएगी ताकि आगे ऐसा कोई अव्यवस्था ना हो। लेकिन पहला दिन था, इसलिए थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि जब काम होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी हल्की फुल्की चीज़ें रह जाती। से मसूरी की जनता के लिए ओपन स्लॉट कर दिया गया है, ऑन स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वैक्सीन लग रही है। इसमें हमें 100 लोगों का स्लॉट मिला है। सुबह काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, कम से कम 100-200 के लगभग लोग थे, और हमने 100 लोगों को कूपन देकर उनको लाइन में लगाकर चल रहे हैं। लगभग 40-50 अभी हो गए हैं और मात्र 50 के लगभग बचे हैं। ऑनलाइन के ना होकर डायरेक्ट आधार कार्ड से यहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन करा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत अच्छी पहल थी यहाँ पे। और सुबह 100 लोगों को टोकन दिया गया और उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
तो कि इसको संख्या को और बढ़ानी चाहिए क्योंकि लोगों काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हिसाब से आज देखा गया तो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे लगता है कि थोड़ा संख्या को बढ़ाना चाहिए, अगर क्योंकि अभी समय जो है 12 ही बजा है और इसके हिसाब से जो है 100 होने निपटने ही वाले हैं, 60 तक तो पहुँच गए हैं, तो बढ़ाना चाहिए इसको। तो वहीं कोरोना की संभावित तीसरी वेव में बच्चों को लेकर ज्यादा खतरा जताया जा रहा है। ऐसे में बाल रोग विशेषज्ञ यानी कि पीडियाट्रिशियन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकार थर्ड वेव को लेकर के तैयारी के दावे कर रही है, लेकिन हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग की तैयारी न काफी दिखाई दे रही है। करीब 20 लाख की जनसंख्या वाले जिले में सरकारी अस्पतालों में मात्र 6 पीडियाट्रिशियन तैनात हैं। सीएमओ एसके झा का कहना है कि थर्ड वेव को देखते हुए अस्पतालों में बेड और अन्य उपकरण बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं शासन से पीडियाट्रिशियंस की मांग भी की गई है कि जरूरत पड़ने पर एनएचएम से पीडियाट्रिशियंस के लिए अब बाकी तैयारियां भी जारी की जाए। हमारे पास अभी 6 बाल रोग विशेषज्ञ पोस्टेड हैं परमानेंटली, और बाकी जो 6 और पोस्ट हैं तो उसके लिए भी शासन स्तर पे ही हो रही है, और उसको भी चाहे तो हम एनएचएम के माध्यम से भी ले सकते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल होंगे तो। अब बाकी हम लोग थर्ड वेव का पूरे तैयारी कर रहे हैं। जैसे एचडीएस रुड़की में 25 बेड का हम भी बना रहे हैं बच्चों के लिए, हमारा मेला अस्पताल में बना रहे हैं। मैं लाइब्रेरी का तरीका सिखाता हूँ। वहीं उत्तराखंड में वन विभाग का नाम आते ही या तो वन क्षेत्रों या फिर वन जीवों को लेकर ही ध्यान केंद्रित हो जाता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण का मतलब इसके साथ साथ विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण को करना भी है। इसी दिशा में काम कर रहे वन विभाग के अनुसंधान विंग ने विलुप्त हो रही पौधों की प्रजातियों को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें ऐसी करीब 1576 पौधों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान विंग ने इस तरह की पहली विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कि 415 पेड़ों की प्रजातियां और 130 झाड़ियों की प्रजातियां और 88 घास प्रजातियां समेत दूसरी कई किस्मों की प्रजातियों के बारे में बताया गया है। खास बात यह है कि इसमें करीब 73 प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें IUCN ने भी विलुप्त होती प्रजातियों में शामिल किया है। बड़ी बात यह भी है कि करीब 54 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि पूरे विश्व में केवल उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। और उनकी संख्या पे तो सबका ध्यान रहता है, लेकिन अपेक्षाकृत जो है पौधों की प्रजातियों को जो है उतना महत्व नहीं मिल पाता। तो वन विभाग के जो शोध का हमारा जो खंड है, उन्होंने जो है ये काफ़ी इस कार्य में लगे हुए हैंगे कि किस तरीके से लुप्तप्राय पौधों की प्रजाति जो हैं उनके प्रति किस तरीके से ध्यान आकर्षित किया जाए और उनको संरक्षित किया जाए। जीवों और उनकी संख्या पे तो सबका ध्यान रहता है, लेकिन अपेक्षाकृत जो है पौधों की प्रजातियों को जो है उतना महत्व नहीं मिल पाता। तो वन विभाग के जो तो वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार घटने के बाद भी व्यापारियों को कई रियायतें न दिए जाने से नाराज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान व्यापारियों ने वहां प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजीव सेतिया ने व्यापारियों ने कहा है कि लंबे समय से बाजार बंद होने से तमाम व्यापारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। व्यापारियों ने कहा है कि शराब की दुकानें खोलने का फैसला तो लिया गया, लेकिन बाजार के संबंध में मौजूद सरकार उनकी परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने चेतावनी दे दी कि अगर शीघ्र ही प्रदेश सरकार ने व्यापारी हित में कोई कदम नहीं उठाया तो बाध्य होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी ओर कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी शराब तस्करी बेखौफ जारी है। और वहीं हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पुलिस का स्टिकर लगी कार से 12 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही कार में लगे पुलिस के स्टिकर की जांच भी की जा रही है। यह स्टिकर इस कार में कैसे लगाया गया और इन तस्करों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसका पता लगाने की कोशिश जारी है।
जो अंग्रेजी शराब है और इसको स्विफ्ट वाहन में ले जाया जा रहा था। तीनों लोगों को 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो रुद्रप्रयाग में सोशल मीडिया में चल रहे एक वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग में हड़का मचा दिया है। दरअसल चमोली के महिपाल सिंह के बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके इलाज के लिए वो बेटे को लेकर जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग आए, जहां उन्हें हाथ का ऑपरेशन होने की बात कही गई और ऑपरेशन के सामने के लिए मेडिकल स्टोर में भेज दिया, जहां महिपाल से 13,500 रुपए लेकर शाम को सामान आने की बात कही गई। लेकिन महिपाल अपने बेटे को श्रीनगर ले गए, जहां पूरे मामले की पोल उनके सामने खुल गई। श्रीनगर में डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चे के हाथ को ऑपरेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो प्लास्टर होना था। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में जिस तरीके से मरीज से साजिशन पैसे ऐंठने का पहला मामला ये नहीं बताया जा रहा है, बल्कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों का एक गठजोड़ इस पूरे रैकेट को अंजाम दे रहा है। लेकिन इस बार पूरा प्रकरण सोशल मीडिया में आने के बाद से चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल से जब मेरे को पर्ची मिली कि दवाई लेके आ जाए वहाँ से, तो मैं श्री मेडिकल दीपांशु भट्ट के यहाँ पर से गया, तो उन्होंने मेरे से सीधे ही 13,500 रुपये का बिल, ना दवाई दी ना कुछ दिया, बोला कि शाम को दवाई आ जाएगी। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने कहा यार ये तो गलत है। मैंने कहा सबको पूछा कि मैंने कहा ये तो हर डॉक्टर के पास गया मैं, तो उन्होंने ये बोला ऑपरेशन होगा। जब मैं आज अपने बेटे को वहाँ से मैं निकल गया तो अपने बेटे को कहीं और लेके गया मैं, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसा कोई बात भी नहीं है, लड़के के हाथ पे 3 हफ्ते तक ये प्लास्टर रखो, बेटे का हाथ सही है, हाथ चल रहा, पूरा काम कर रहा, लेकिन ये लोग गरीब आदमी को मारने की सोच रहे हैं। हल्द्वानी के पास मोटा हल्दू जयपुर खीमा गांव में शादी की सालगिरह के मौके पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन और हर्ष फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस कार्यक्रम का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाबालिग लड़का रिवॉल्वर से कई राउंड फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद एसएसपी नैनीताल ने उचित कार्रवाई करने की बात कही थी। अब तक पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों हथियार भी अपने पास कब्जे में ले लिया है। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।